नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद। जी हां, अपना घर होना हर किसी के जीवन का सपना होता है और जब हम नए घर में जाते हैं तो इसी उम्मीद से एंट्री करते हैं कि घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसके लिए हम पूजा करते हैं जिसे गृह प्रवेश कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग गृह प्रवेश के बाद भी अपने ही घर में शांति और पॉजिटिविटी फील नहीं करते हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियां हैं जो आप गृह प्रवेश के दौरान अक्सर कर जाते हैं। क्या है वो गलतियां और क्या है गृह प्रवेश के वो 50 नियम, ये सब बताएंगे आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। ध्यान से देखिएगा और आप कालचक्र के दौरान कोई भी सवाल करना चाहते हैं पंडित जी से तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर है 012066522411। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गृह प्रवेश भी अलग अलग तरह के होते हैं और सभी गृह प्रवेश के अपने अलग अलग नियम होते हैं। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं यूनिक जानकारी। तो पंडित जी, अब तक तो एक ही गृह प्रवेश सुना है, एक तरह का ही होता है, लेकिन क्या अलग अलग भी गृह प्रवेश हो सकते हैं और उनके अलग नियम हैं? अलग अलग घरों की परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से घर में कौन सा गृह प्रवेश होने जा रहा है। जैसे गृह प्रवेश भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे जब पहली बार कोई एकदम नया नवेला घर बना हुआ है जिसमें न किसी ने शौच किया है, न मलमूत्र का त्याग किया है, न किचन में कुछ बना है, ऐसा घर, उसे अपूर्व गृह प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्व गृह प्रवेश। जब किसी कारण से व्यक्ति अपने मकान से दूर रहता है, मकान लंबे समय तक खाली और बंद रहता है और कुछ सालों बाद व्यक्ति अपने परिवार के साथ वहां रहने के लिए आता है, तो उसे सपूर्व गृह प्रवेश कहा जाता है। माने कि एक बार उसमें रह चुके हैं, दोबारा आए हैं, तो चूंकि बहुत दिनों तक बंद रहा इसलिए गृह प्रवेश फिर करना पड़ेगा। जब किसी परेशानी या आपदा के कारण घर छोड़ना पड़ जाए या घर की मरम्मत के लिए घर छोड़ना पड़ जाए, घर को फिर से रेनोवेट करने के लिए घर छोड़ना पड़ जाए और कुछ समय बाद रेनोवेशन के बाद फिर आप उस घर में आ जाएं, तो उस घर में जो प्रवेश किया जाता है उसे द्वांधव गृह प्रवेश कहते हैं। एक गृह प्रवेश होता है जीर्ण गृह प्रवेश, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति से आपने पुराना मकान खरीद लिया और खरीद करके उसमें आप रहने के लिए जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं जीर्ण गृह प्रवेश। तो ये 4 प्रकार के गृह प्रवेश मैंने आपको बताए हैं। आगे बहुत सी जानकारियां गृह प्रवेश के संबंध में हम आपसे बात करेंगे। आप आज का कालचक्र ध्यान से देखिएगा और हो सके तो कागज कलम हाथ में रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी, आज का कालचक्र बहुत खास है, गृह प्रवेश से जुड़ा हुआ है और इसकी जानकारियां अगर आपको आज सटीक मिल जाती हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में खुशहाली रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बरकरार रहेगी। आइए अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष राशि की बात करेंगे। सबसे पहले कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, ये जानते हैं। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र अभी भी अस्त होकर के धन भाव में पड़ा हुआ है, जिसका एक सीधा संदेश है कि आमदनी तो आपकी सीमित रहेगी लेकिन खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। और आपके दसम भाव का स्वामी शनि एकादश भाव में है और दसम भाव पर किसी ग्रह की शुभ दृष्टि न होने के कारण थोड़ा सा नौकरी करने के स्थान पर आपको तनाव बढ़ सकता है। और द्वितीय भाव में चूंकि सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र के साथ स्थित है, ऐसे में बुध और शुक्र की अस्तित्व की स्थिति परिवार में बेवजह का कलेश उत्पन्न कर सकता है। नींद की कमी के कारण थोड़ी सी कमजोरी महसूस होगी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। जरूरतमंद लोगों को दूध का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिहार से कालचक्र दर्शक शिखा जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका।
अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी, आपके चरणों में सिर झुक नमन प्रणाम करती हाँ, हूँ। सुखी रहो बेटा। मेरे 2 बेटे हैं, मैं दोनों बेटे के बारे में पूछना है, एक पति के बारे में पूछना है। तो बड़ा बेटा का नाम है, मैं लखीसराय से बोल रही हूँ, बिहार से, शिखा देवी। और नाम है बड़ा बेटा का शिवम कुमार। जन्म है 11/11/2002, 3 सोमवार, और रात में 9:10 पर है। पंडित जी, क्या वो मांगलिक है? और दूसरी में कि बैंक का तैयारी करना वो चाह रहा, क्या सफल हो पाएगा उसमें? और छोटा बेटा का नाम है। एक मिनट शिखा जी, आप अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से बता दें। 11/11/2002, रात के 9:10 पर, दिन रात में सोमवार, रात को कितने बजे? 9:10 पर। कहाँ पैदा हुआ था? पटना। हाँ, ये बेटा आपका मांगलिक है, 100% मांगलिक है। और अभी इसकी राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। दशा बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि अभी मतलब कि 22 नवंबर 2024 तक कुछ बहुत अच्छा समय है। और 22 नवंबर 2024 के बाद राहु में सूर्य शुरू होगा। सूर्य इनकी कुंडली में नीच राशि में है, जो इनके पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसके लिए सूर्य की शांति करवाना चाहिए, सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करवाना चाहिए। और इनकी मकर राशि है, अभी इनके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। इसलिए आपको चाहिए कि शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके और 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की आपको करना चाहिए या इनसे करवाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए? शुभ अंक और शुभ रंग ये जानते हैं। वृषभ राशि में इस समय 4 ग्रहों की स्थिति है, सूर्य, शुक्र, बुध, बृहस्पति। और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अस्त हुआ पड़ा है। ऐसे में भाई देखिए, लेन देन में थोड़ा सावधान रहिए। पैसा नुकसान हो सकता है, पैसा खो सकता है। लेकिन एक बात जो सबसे अच्छी आज है वो ये है, चंद्रमा के कारण, कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके मेहनत का फल मिलेगा, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। सिर दर्द या पीठ दर्द से थोड़े समय के लिए परेशानी हो सकती है। आपको नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। हो सके तो शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। किस महीने और किस वार में आपको गृह प्रवेश करना चाहिए जिससे आपका घर आपके लिए लकी साबित हो और चारों दिशाओं से खुशियां आपके घर आए? पंडित जी से हम ये जानेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दीपक दिल्ली से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम दीपक बंसल है, दिल्ली से बोल रहा हूँ। मुझे अपने बड़े बेटे के बारे में पता करना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 2000, 12:05 AM। पंडित जी, वो पिछले साल पढ़ाई के लिए कनाडा बाहर गया था, तो उसकी पढ़ाई अब पूरी हो गई है। वो छोटे मोटे काम तो कर रहा है, लेकिन उसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही वहाँ पे। तो उसके बारे में पता करना है कि क्या उसको मिलेगी जॉब या कैसे मिल सकती है, कोई उपाय बता दीजिए। नंबर 2, अगर वो वहाँ पे सेटल नहीं हो तो क्या उसको इंडिया वापसी आना चाहिए? उसका फ्यूचर कहाँ अच्छा रहेगा, बाहर या इंडिया में? बता दीजिए प्लीज। मैं देखिए, ऐसा है दीपक, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है सूर्य है, वो अभी नीच राशि में है। बहुत जल्दी उसको वहाँ काम मिल जाएगा और बहुत जल्दी उसे वहाँ सफलता मिल जाएगी। और नवम भाग्य स्थान में चर राशि का मंगल बैठा हुआ है, उसे विदेश में रहना ज़्यादा अच्छा है। हिंदुस्तान की अपेक्षा उसे वहाँ ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि संचारशीलस् चर्भे विलग्ने लग्नांश के चौमुदाहरंती विदेश भाग्यम चर्भे तदिशे चरे तदिशे चरखेट दृष्टि। ऐसे लोग विदेश में ज़्यादा सुखी रहते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर उनसे जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो जाएगा और वो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक वहाँ रहेंगे और समय समय पर यहाँ आते जाते रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस महीने और किस बार में आपको गृह प्रवेश करना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आपका घर आपके लिए काफी शुभकारी हो। पंडित जी बताइए। देखिए,
गृह प्रवेश करते समय शुभ और अशुभ का ध्यान बहुत जरूरी है, मुहूर्त जरूरी है। नए मकान में गृह प्रवेश का शुभ महीना जो माना जाता है, माघ का महीना, फागुन का महीना, बैसाख का महीना, ज्येष्ठ का महीना। कार्तिक और मार्गशीर्ष महीने में भी गृह प्रवेश जो है वो मध्यम फल देता है। चतुर्मास यानी आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन के महीनों में गृह प्रवेश निषेध होता है, लेकिन जीर्णादिक गृह प्रवेश के मुहूर्त होते हैं। पौष मास भी गृह प्रवेश के लिए शुभ नहीं माना जाता है। गृह प्रवेश करते समय दिन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। मंगलवार को छोड़कर किसी भी दिन गृह प्रवेश किया जा सकता है। कुछ लोग मान्यता है, कुछ लोग रविवार और शनिवार को भी गृह प्रवेश करना उचित नहीं मानते हैं, लेकिन ये सार्वभौम मत नहीं है। ये कुछ लोगों का मत है कि शनिवार और रविवार को भी गृह प्रवेश न किया जाए। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या कहते हैं, तो मैं ये कहता हूं सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इन 4 दिनों में गृह प्रवेश करना सर्वोत्तम होता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब मिथुन राशि की बात करते हैं, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपका भाग्य कितना साथ देने वाला है, आज आपका जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज जो ग्रह गोचर आपका है उसके हिसाब से अप्रत्याशित रूप से आपको धन लाभ होगा। आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा, बच्चे और परिवार पर आपका ध्यान रहेगा। आज सेहत का साथ मिलेगा। दिमाग शांत रखिए, उत्तेजित न होइए। लाल फूलों की माला हनुमान जी के चरणों में अर्पित कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब गुरुग्राम से कालचक्र दर्शक नम्रता जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। जी पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए नम्रता जी। पंडित जी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना, उनका ट्रांसफर हो गया है तो हमने से अप्रोच लगाइए, वो इधर हो जाएगा। और दूसरा पर्सन है, मेरी बेटी है मेघा, 15/8/96 है। वो मंगली के क्या उसकी शादी करना चाहते हैं, जो अपने वो बाहर देश रहती है, हमारे कास्ट में करे वैसे करे। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपके ये है कि आपके पति भाव का स्वामी जो है वो है शनि, और ऐसे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि उनके गमन स्थान का स्वामी बुध स्थिर राशि में है। हो सकता है कि इनका ट्रांसफर रुक भी जाए, जैसी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ट्रांसफर हो गया तो ये अच्छे के लिए होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बेटी के लिए और बेटी के विवाह के लिए जो आपने प्रश्न पूछा है, उसमें ये बताना चाहूंगा कि अगर बेटी के इच्छा से विवाह किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा खुशहाल जीवन व्यतीत करेगी। इसमें बेटी की मन मर्जी अगर मान ली जाए तो उसमें ज्यादा भलाई है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक संतोष जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना सवाल पंडित जी से कर सकती हैं। हेलो पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मेरा बेटा है, विशाल है उनका नाम, 1995 का जन्म है, 9वें महीने 28 तारीख को 5:15 पे। जी, क्या जानना चाहती हो? उनकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। देखिए, अब उनके शादी में तो विलंब हो रहा है। हाँ जी। बुध और बृहस्पति 12वें घर में बैठे हुए हैं, कोई योग्य रिश्ता नहीं आ रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है। संतोष ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध, उससे छठे भाव का स्वामी शुक्र, इनकी सेहत आए दिन खराब रहती है और हर समय इनको कमजोरी फील होती है और हर समय इनको मतलब कि वीकनेस महसूस होती है और कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट की स्थिति इनको बनी रहती है। आपको चाहिए कि आप एक बार इनके हाथ से किसी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कराएं। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर गंगा जल या पानी में गंगा जल डाल के उसमें कुशा डाल के और किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए। अगर आप 2-3 बार रुद्राभिषेक करवा दें
तो मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ी सी दवाइयों में भी बेटा ठीक हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, वो अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वहन करेगा। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो उसके बारे में आपको बता दें कि विवाह का संयोग नवंबर दिसंबर से बनना शुरू हो जाएगा, जो अप्रैल मई 2025 तक विवाह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। गृह प्रवेश में आपको तिथि और पक्ष का भी ध्यान रखना जरूरी है, वरना आपका गृह प्रवेश अधूरा रह सकता है। कौन सी है वो शुभ तिथियां और पक्ष, पंडित जी से जानेंगे। बस एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अंजू जी दिल्ली से जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। हाँ पंडित, राधे राधे। श्री राधे। हाँ पंडित जी, मैं बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपसे एक बार पहले भी पूछा था। 27 अगस्त 1994 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसकी शादी का योग नहीं बन रहा, और कहीं हम लड़का देखते हैं तो लड़की हानि भरती। क्या ये अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है? और एक मेरा लड़का है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1996। इसकी शादी कब तक होगी? देखिए, बेटी के विवाह के बारे में तो बता दूं कि अभी शनि और सूर्य दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम की है। किसी न किसी अवरोध के कारण ये विवाह नहीं हो पा रहा है, नहीं तो इसका विवाह तो अब तक हो जाना चाहिए था। मुझे पूरा विश्वास है कि 14 जनवरी 2025 के बाद इसका विवाह हो जाएगा और अच्छा विवाह होगा। बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में तो ये मेरा कहना है कि बेटे का भाग्य अच्छा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, सुखी जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन बेटे को चाहिए कि मंगलवार का व्रत करे। अगर ये मंगलवार का व्रत करना शुरू करे, हनुमान जी की उपासना करना शुरू करे, तो इसका भाग्योदय हो जाएगा और निश्चित रूप से एक अच्छा गृहस्थ साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, गृह प्रवेश में तिथि और पक्ष दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बताए जाते हैं, इसके पीछे की वजह? देखो, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है ज्योतिष शास्त्र में एक किताब है मुहूर्त चिंतामणि, जिसमें केवल और केवल मुहूर्त की चर्चा की गई है। चाहे वो विवाह का मुहूर्त हो, चाहे वो कहीं यात्रा का मुहूर्त हो, चाहे गृह प्रवेश का मुहूर्त हो, चाहे गृहारंभ का मुहूर्त हो, मतलब चाहे प्रसव का, मतलब कि बच्चे के नामकरण का मुहूर्त हो, अन्नप्राशन का मुहूर्त हो, कर्णछेदन का मुहूर्त हो, मुंडन संस्कार का मुहूर्त हो, जनेऊ का मुहूर्त हो, उसमें बाकायदे लिखा गया है कि कब, किस तिथि, किस महीने, किस पक्ष में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र शुभ मुहूर्तों के आधार पर ही आधारित है। अब ये मुहूर्त कैसे बनते हैं? ऐसा तो नहीं कि किसी की कल्पना होगी और किसी ने लिख दिया कि इसमें ये कर लो, इसमें ये कर लो, वो बात सार्वभौम हो गई। क्या है इसका प्रकृति से कनेक्शन? तो विपनेश, बड़ी गोपनीय बात कह रहा हूं, शायद मेरी बात 100 में 1 लोग समझेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं समझेंगे। 100 में 1 लोग हो सकता है समझ जाएं, अगर समझ जाएं। तो आप ये जान लीजिए कि जो हम मनुष्य हैं तो 7 दिन होते हैं। 7 दिन में जब हम सोकर उठते हैं सुबह, तो हमारी एक नासिका से निश्चित है कि उसी नाक से श्वास चलती है। बाएं नाक से अगर सोमवार को चलनी है तो बाएं नाक से ही सोकर उठते समय श्वास चलेगी, दाहिने से नहीं चलेगी। मंगलवार को उठेंगे तो दाहिने नाक से सवेरे श्वास चलेगी, बाएं से नहीं चलेगी। तो ये 54 मिनट के बाद श्वास बदलती रहती है। ठीक है। तो इस चीज को आधार मान करके किस श्वास में, किस तत्व में और किस, मतलब कि इड़ा में कि पिंगला में कौन सा मुहूर्त करना चाहिए और किस महीने की, किस पक्ष की तिथियों में कैसे ये श्वास चलता है, उसका मूल्यांकन करके तब ये मुहूर्त का निर्धारण होता है, तब ये मुहूर्त का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोगों के समझ में आ गया कि इस महीने में कर लो, इस महीने में ना करो, और वो लिख के दे दिया तो वो सार्वभौम हो गया। ठीक है। इसीलिए कई कार्यक्रम में मैंने ये भी कहा है कि यदि आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, किसी से मिलना है, आपको इंटरव्यू देने जाना है और मुहूर्त नहीं है यात्रा का, योगिनी ठीक नहीं है, चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या आप इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे? क्या आप इंटरव्यू को बाइकाट कर देंगे? नहीं ना। तो
ऐसे में मैं बार बार बता चुका हूं अपने दर्शकों को कि जो स्वर चले वही पग दीजे, भरणी भद्रा एक न लीजे। दोनों नाक को देखो, सांस छोड़ करके तेजी से, जिस नाक से सांस निकल रही हो, बाईं से निकल रही हो, तो घर से बायां पैर बाहर निकाल करके आप यात्रा के लिए प्रस्थान करें। और दाहिना स्वर चल रहा हो तो दाहिना पैर निकाल करके यात्रा के लिए प्रस्थान करें। तब ये प्रस्थान करने के बाद आपको भरणी भद्रा राहु काल किसी भी चीज का विचार नहीं करना है और निश्चिंत होकर जाइए। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे। तो मुहूर्त के पीछे का रहस्य जो है वो स्वर विज्ञान है। ठीक। मुहूर्त के पीछे का जो रहस्य है वो स्वर विज्ञान है। इसी तरह से गृह प्रवेश करते समय भी गृह प्रवेश कर्ता को चाहिए कि अब गृह प्रवेश ऐसा नहीं है कि जिसके नाम से हो जाए। घर हमारे यहाँ किसी के नाम से होता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि द्वारका में रहती हैं और आपको घर मान लीजिए उत्तम नगर में बनाना है और उत्तम नगर आपके घर से उत्तर दिशा में है जी, ठीक है। उत्तर दिशा में है, उत्तम नगर है और आपका नाम है विपनेश। तो इसको मतलब कि जो है वहां का ध्रुवांक बनाया जाएगा, ठीक है। गरुणोष्ठौ बिडालोक्षा सिंह खर्षवा चतुष्टयम नागा सप्त आसुरेकम त्रयम हस्ती द्वयम त्वयी। इस हिसाब से विचार किया जाएगा कि इस दिशा में आपके जाने पर कौन सी दशा बनती है जी। अगर बुध बृहस्पति शुक्र की दशा बन रही हो तो उत्तम, चंद्रमा की दशा बन रही है तो मध्यम और मंगल शनि राहु केतु की दशा बन रही है तो अधम, इसका त्याग हो जाएगा। अगर ये दशाएं चारों पापग्रहों की मिल रही हैं तो आपके नाम से घर नहीं बनेगा, तो आपके घर के और किसी सदस्य का नाम देखा जाएगा जी, ठीक है। जिस सदस्य के नाम से वहां की दशा सूट करेगी और वहां का कांकड़ी विचार होगा कि वो स्थान आपका कर्जदार है कि आप उस स्थान के कर्जदार हैं। अगर उस स्थान के आप कर्जदार हैं तो जीवन भी भर आप वहां करते मर जाइए लेकिन आप उन्नति नहीं प्राप्त करेंगे। और वो स्थान अगर आपका कर्जदार है तो आप वहां बाएं हाथ से भी जीवन जिएंगे, तब भी सफलता आपके कदम चूमेगी। इन विषयों पर भी विचार करना चाहिए घर लेने के पहले। शायद ही इतनी बारीकी से विचार होता हो। नहीं, देखो विचार तो 70% गांव में जो लोग रहते हैं, गांव में तो पिंड बनता है घर का, इतना हाथ लंबा, इतना हाथ चौड़ा, इतना ऊंचा, इतना दरवाजा, यहाँ खिड़की। घर में तो पूरा पिंड बनता है, पूरा वास्तु के हिसाब से बनता है। लेकिन शहरों में जहां प्लॉट निश्चित है कि यही प्लॉट है आपका, अब यहीं आपका घर बनेगा, वो कितने फीट बाई कितने फीट है इससे कोई मतलब नहीं है। फ्लैट में तो अमूमन ये स्थिति नहीं होती है। लेकिन ये तो आप कर सकते हो ना कि आप जहां से वहां जा रहे हो वहां का काकड़ी विचार तो कर सकते हो ना, वहां का काकड़ी विचार कर सकते हो ना। काकड़ी विचार एक ऐसा विचार है जैसे मान लो आप ये मैं गृह प्रवेश से पहले करना होता है या जब गृह प्रवेश नहीं, घर खरीदने से पहले, घर लेने से पहले करना होता है। ओके। घर की कल्पना आते ही, घर कोई मन में आते ही, घर की जमीन कोई मन में आते ही पहले इसी का निर्धारण किया जाता है। और जब ये निर्धारण सही हो जाता है और सही दशा में घर ले लिया जाता है तो फिर सब कुछ अपने आप स्मूथ शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आता है कि अगर आप गृह निर्माण कर रहे हैं तो उसके वास्तु का 100% आप ध्यान रखें। तीसरी बात उसमें ध्यान आता है कि मुहूर्तों के अलावा राहु का विचार किया जाता है। राहु के मुख पर कभी भी खात करने से जो है गृहकर्ता का नाश हो जाता है। इसलिए हर समय जो नींव डाली जाती है राहु के पूंछ पर डाली जाती है। सिंह, कन्या और तुला का जब सूर्य होता है तो ईशान कोण में राहु की पूंछ होती है। वृश्चिक, धनु, मकर का जब सूर्य होता है तो वायव्य कोण में राहु की पूंछ होती है। इसी तरह से मीन, मेष और वृषभ राशि में जब सूर्य होता है तो राहु की पूंछ नैऋत्य कोण में होती है। इस तरह से खात अर्थात नींव डाली जाती है। और अग्नि कोण में नाग, कच्छप, वाराह की स्थापना की जाती है घर के नींव में। तो कहने का मतलब ये सब तो घर लेने के समय पहले विचार करने की बात है, फिर उसके बाद में मतलब कि सोचना चाहिए घर के लिए। घर शमशान घाट के पास नहीं होना चाहिए,
कब्रिस्तान के पास नहीं होना चाहिए, अस्पताल के पास नहीं होना चाहिए, और टी पॉइंट पर नहीं होना चाहिए, चौराहे पर नहीं होना चाहिए, पुलिस स्टेशन के बगल में नहीं होना चाहिए, जेल के बगल में नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों का वास्तु दोष लगता है और इन सब चीजों से बच करके ही घर खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि घर में सुख शांति होना बहुत अनिवार्य होता है। इसलिए घर में इन सब चीजों को हमारे शास्त्रों में बाकायदे वर्णित किया गया है कि ऐसे ऐसे जगहों का आप त्याग करें। तो देखिए, गृह प्रवेश में तिथि और पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा की तिथि को छोड़कर शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि गृह प्रवेश के लिए शुभ मानी जाती है। कृष्ण पक्ष में गृह प्रवेश करने से बचना चाहिए। मकान का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है तो पूर्णा तिथियों में गृह प्रवेश करना चाहिए। पूर्णा तिथियां क्या हैं? पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा, पूर्णा, ये 3 तिथियां पूर्णा हैं। दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार हो तो नंदा तिथि में गृह प्रवेश करना चाहिए। परिवा, छठ, एकादश, नंदा। परिवा तिथि मान प्रतिपदा और छठ और एकादशी ये नंदा तिथि है। पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार है तो भद्रा तिथि। तीज, त्रयोदश, सप्तम भद्रा, तीज, त्रयोदशी और सप्तमी हो तो आप पश्चिम दिशा, और उत्तर दिशा का मुख्य द्वार है तो जया। तीज, त्रयोदश, एकादश, जया, हाँ जया, और चौथ, चतुर्दश, नवमी रिक्ता। चौथ, चतुर्दशी और नवमी जो है ये जो है रिक्ता तिथि है। इस दिन किसी प्रकार का गृह प्रवेश और किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं रिक्ता सर्वत्र निंद्यते, रिक्ता तिथि जो है वो सर्वत्र निंदित है। इस दिन न गृह प्रवेश करना चाहिए, न विवाह का कोई कार्य करना चाहिए, न मुंडन कराना चाहिए, न कर्णछेदन कराना चाहिए, न नप्राशन कराना चाहिए, न जनेऊ कराना चाहिए, क्योंकि चौथ, चतुर्दशी और नवमी ये 3 तिथियां रिक्ता तिथि हैं। इसको खाली तिथि कहते हैं। केवल एक बात आप जान लीजिए कि नवमी तिथि में आप भगवती की आराधना कर सकते हैं, चतुर्दशी तिथि में आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकता है, और चतुर्थी तिथि में आप भगवान गणेश की उपासना कर सकते हैं जिससे आपकी मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की, कैसा रहेगा पूरा दिन आपका, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय द्वितीय भाव में सिंह राशि में स्थित हो गया है और आपके व्यय भाव का स्वामी आय भाव में हो गया है। आमदनी का पक्ष थोड़ा सा कमजोर हो सकता है और खर्च के कारण थोड़ा सा आप चिंतित हो सकते हैं, ये संभव है। तनाव बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप किसी के बहकावे में न आए तो जीवन ठीक रहेगा। अपना गुस्सा घर के किसी के ऊपर न निकालें। थोड़ी सी कमजोरी जरूर, वीकनेस महसूस होगी। आज ज्यादा धैर्य रखना चाहिए आपको, और भगवान गणेश के मंदिर जाकर दर्शन पूजन करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। घर में हम नई उम्मीदें, नई आशा और नए सपने लेकर एंट्री करते हैं। एंट्री से पहले हम बिना जानकारी के गृह प्रवेश करते हैं, जो हमारे और हमारी फैमिली के लिए आफत की वजह भी बन सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि नया घर आपके लिए तरक्की, खुशियां और पॉजिटिविटी लेकर आए, तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं लग्न की। किस लग्न में गृह प्रवेश करने से आपको लाभ मिलता है और किस लग्न में गृह प्रवेश आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब लग्न की बारी है। गृह प्रवेश के दौरान लग्न देखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखो विनेश, लग्न जो है 12 राशियां ही 12 लग्न है। मेष से लेकर मीन तक जो राशियां हैं 12, जब ये 24 घंटे में भोग कर लेती हैं तब इनको लग्न कहते हैं। और जब ये 54 घंटे में एक राशि भोग करती है तो उसको राशि कहते हैं। 27 दिनों में जब ये 12 राशियां भोग करती हैं तो इसको राशि कहते हैं, और 24 घंटे में जब ये 12 भोग कर लेती हैं तो इनको लग्न कहते हैं। अब जैसे मेरा नाम विपनेश है, मेरी राशि नाम से वृषभ है, वृषभ है, तो क्या लग्न बनता है? लग्न नहीं बनेगा। लग्न बनने का मतलब होगा आप जितने बज के जितने मिनट पे पैदा हुए होंगे वो आपका लग्न होगा। अच्छा। लग्न का पता बिना जन्म समय के नहीं लगाया जा सकता, लेकिन रोज
सूर्योदय के समय जिस राशि में सूर्य होता है, ठीक है ना, वही लग्न उदय होता है। सूर्य जिस राशि में होता है वही सुबह लग्न उदय होता है, सूर्योदय के समय जी। और ज्यों ज्यों सूर्य के अंश बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों उस लग्न का मापदंड कम होता जाता है। ठीक है, ठीक है। तो कहने का आशय हमारे ये है कि लग्नों को हमारे यहाँ 3 प्रकार की संज्ञाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है चर संज्ञक लग्न, दूसरा है स्थिर संज्ञक लग्न और तीसरा है द्विस्वभाव संज्ञक लग्न। चर का मतलब जो चलायमान हो, स्थिर का मतलब जो टिकाऊ हो और द्विस्वभाव का मतलब जिसके अंदर चलायमान और स्थिर दोनों होने का गुण हो। तो चर लग्न है मेष, कर्क और तुला, ये तीनों चर लग्न हैं। और चूंकि मकान का कार्य स्थिर कार्य है, आप गृह प्रवेश करके उसमें रहने जा रहे हैं और आनंद के साथ रहने जा रहे हैं, इसलिए अगर आप चर लग्न में गृह प्रवेश करेंगे तो फिर वहां से आपको भागना पड़ेगा। तो कब करें आप गृह प्रवेश? स्थिर लग्न में। स्थिर लग्न क्या है? वृषभ, सिंह और वृश्चिक और कुंभ, ये मतलब कि जो है चर लग्न है, तो स्थिर लग्न है। तो अगर आप स्थिर लग्न में गृह प्रवेश कर रहे हैं तो ये उत्तम है। मिथुन, कन्या, धनु, ये जो है मीन, ये मध्यम है, इसलिए कि द्विस्वभाव लग्न है। इसमें अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो शुरू के 15 डिग्री लग्न को छोड़ करके आगे जब आप प्रवेश करेंगे तब आपके लिए शुभ होगा। इसी तरह से जो चर लग्न मैंने आपको बताया, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये गृह प्रवेश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। गृह प्रवेश में नक्षत्रों का भी बहुत महत्व होता है। ऐसे में तीनों उत्तरा का मतलब उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ और उत्तरा फाल्गुनी, ये तीनों नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में गृह प्रवेश करना शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के नाम से घर हो उस व्यक्ति का एक घात चक्र होता है। सबका घात चक्र होता है विपनेश, जैसे आपकी कुंडली बनेगी ना तो आपका एक घात चक्र होगा। अब ये क्या है? घात चक्र होगा, घातक आपके लिए क्या है। एक महीना ऐसा होता है जो आपके लिए घातक होता है, 3 तिथियां ऐसी होती हैं जो आपके लिए घातक होती हैं, एक दिन ऐसा होता है जो आपके लिए घातक होता है, एक नक्षत्र ऐसा होता है जो आपके लिए घातक होता है और एक प्रहर ऐसा होता है जो आपके लिए घातक होता है। तो घात तिथि में, घात महीने में, घात नक्षत्र में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे आपके नाम से घर है तो आप अपने जन्म कुंडली में देखें तो घात चक्र लिखा हुआ मिलेगा। और जिसकी जन्म कुंडली नहीं है वो क्या देखे? जिसकी जन्म कुंडली अगर नहीं है तो उसका प्रचलित नाम है, ठीक है ना। जैसे प्रचलित नाम विपनेश है तो वृषभ राशि का घात चक्र क्या है वो पता चल जाएगा। कैसे? जन्म पंचांग से पता लग जाएगा। पंचांग से तुरंत पता चल जाएगा क्या घात चक्र है। हर राशियों के घात चक्र हैं। तो जैसे वृषभ राशि का घात चक्र क्या है पता कर लिया, कौन सा महीना, कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र। अब उस तिथि को, उस नक्षत्र को, उस महीने को त्याग करके ही गृह प्रवेश करना है। ठीक है। वैसे भी घर बनाते समय प्रचलित नाम का ही विचार किया जाता है, राशि नाम का विचार नहीं किया जाता है। प्रचलित नाम के हिसाब से ही दशा का मूल्यांकन किया जाता है और प्रचलित नाम से ही सप्त सलाका देखी जाती है और प्रचलित नाम से ही मेलापक किया जाता है। और सबसे बड़ी मजे की बात जानो कि जैसे कि मेलापक करते समय लड़की और लड़के की शादी में जब एक नाड़ी हो जाती है तो उसमें 0 गुण हो जाते हैं। लड़की और लड़के की विवाह में अगर एक नाड़ी हो जाए तो 0 गुण होते हैं जो विवाह के लिए सदा सर्वदा वर्जित होते हैं। तो ऐसे में क्या फिर किया? सुनो ना, लेकिन गृह प्रवेश, घर बनाते समय गृहेश और गृह दोनों के नक्षत्र की अगर नाड़ी एक हो जाए तो ये अत्यंत शुभकारी माना जाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, अत्यंत शुभकारी माना जाता है। दोनों में केवल एक अंतर है बारीकी से कि दोनों की नाड़ी अगर गृहेश और गृह माने घर और घर के स्वामी की नाड़ी एक हो जाए
तो निश्चित रूप से ऐसा घर उस गृहस्थ के लिए, उस घर के मालिक के लिए वरदान साबित होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं, कैसा दिन आपका बीतेगा आज का ये जानते हैं। चंद्रमा आपके व्यय भाव का स्वामी होकर आपके राशि में विराजमान है, इसलिए कुछ तो फिजूल खर्ची हो सकती है और आपके ऊपर काम का दबाव भी बढ़ेगा। योजना बनाकर अगर आप काम करें तो अच्छा होगा। सोच समझकर किसी से कोई बात करें, वरना विवाद हो सकता है। आंखों में तकलीफ हो सकती है, दुविधा में ना रहें। तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल न करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि की बात करें उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं बिहार से। मुस्कान जी, स्वागत है आपका। प्रश्न पंडित जी से पूछिए अपना। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पंडित जी मेरे घर में एक कुत्ता है, वो कुत्ता पालतू नहीं है, लेकिन वो आता है और गेट के दहलीज से वो सो जाता है। उसको कितना भी बोलते हैं जाने के लिए, वो जाता नहीं है। वो भूरा कलर का है और जब तक वो एक रोटी खाता नहीं है तब तक वो नहीं जाता है। इसके वजह से हम लोग को बहुत गाली भी सुनना पड़ता है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। क्या वो कुत्ता हम लोग के लिए शुभ है, अच्छा है? और दूसरा प्रश्न है, जो आप बोले थे, जो अगर नजर दोष हो तो लौंग, अंगूठा से लेके सर तक पूरा लौंग का जो उपाय करने के लिए 3 बार, वो किसी को भी अगर नजर लगा रहे तो उसको कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो कुत्ता बहुत भाग्यशाली है, उसको रोटी जरूर खिलाया करो और उसकी आवभगत किया करो। रही बात, कुछ लोग तो जलने वाले हैं, वो कुत्ते से क्या, वो भगवान से भी कुछ लोग जलने वाले हैं। कुछ लोग तो संसार में ऐसे हैं जो भगवान के लिए उल्टा सीधा बोलने वाले हैं। मनुष्यों की क्या बुनियाद। और एक बात जान लो, जो जैसा कर्म करेगा उसको यही फल भुगतना पड़ेगा। चाहे वो कुत्ते से द्रोह कर ले, चाहे मनुष्य से द्रोह कर ले, उसको भुगतान यही करना पड़ेगा। आप अपने रास्ते पर रहो, आप लड़ाई झगड़ा ना करो। आप कुत्ते को रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, वो आपके लिए कल्याणकारक है, कहीं से अशुभ नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा है उसके लिए क्या लौंग, लौंग। लौंग नजर उतारने की सबसे नायाब तरीका है कि जिसको भी नजर लगी हो उसको पूरब मुंह खड़ा कर दीजिए और जो नजर उतार रहा हो पश्चिम मुंह खड़ा हो जाए। हाथ में 3 लौंग बाएं हाथ में ले ले। दाहिने हाथ से 1 लौंग लेकर पहले बाएं पैर के अंगूठे पर लौंग को रखे, लौंग का फूल रखे और बाएं पैर से स्पर्श कराते हुए, पूरे सिर से स्पर्श कराते हुए दाहिने पैर के अंगूठे पर ले आए और दाहिने पैर के अंगूठे पर ले आने के बाद लौंग अलग रख दे। इसी तरह से 3 बार बाएं पैर के अंगूठे से दाहिने पैर के अंगूठे पे लौंग उतारे और उतार करके उसे कागज में लपेट करके चूल्हा जला करके जला दीजिए। कुछ बोलना भी होता है उस वक्त? कुछ नहीं बोलना होता है। ये बहुत बड़ी नजर उतारने की विधा है, चाहे जितनी बड़ी नजर लगी हो। अगर रविवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार के दिन नजर उतार दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितना शनिवार को पैदा हुए आदमी की भी नजर लगी होगी वो भी उतर जाएगी। कौन कौन सा दिन? रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार। बच्चों को ज्यादा लगती है नजर? हाँ, छोटे नहीं, बड़ों को भी लगती है। आप क्या कह सकती हैं किसको नहीं नजर लगती है? आपको लगती है नजर? हाँ, लगती है, एकदम लगती है। और ऐसी लगती है कि अब हम क्या बताएं। एक बार तो इतनी लगी कि 3 दिन बीमार रहे, कोई दवाई फायदा नहीं की। मेरी बहू ने कहा कि पापा नजर उतार दो, हमने कहा उतार दो। वो नजर उतारी, मैं तो ठीक हो गया और रात में 103 डिग्री बुखार उसको हो गया। ओहो। नजर उतारने वाले को भी नजर चली जाती है। एक दर्शक का सवाल, एक बार फिर से आप दिन रिपीट कर दें, कब कब? रविवार को, मंगलवार को और गुरुवार को नजर उतारी जाती है। तो एक बार फिर से बता दीजिए कैसे करना है। बाएं पैर के अंगूठे पर लौंग का फूल रखकर दाहिने हाथ से पूरे पैर से घुमाते हुए, सर से घुमाते हुए दाहिने पैर के अंगूठे पर जैसे आप बता रहे हैं अभी। जी, दाहिने पैर के अंगूठे पर लाकर उसको अलग रख दें। फिर इस तरह से दूसरी लौंग उतारें, इस तरह से तीसरी लौंग उतारें और फिर उसको बिना किसी से बात किए एक कागज में लपेटें और चूल्हा जलाएं और चूल्हे पर उसको रख करके ऐसा जलाएं कि लौंग जल जाए। ये उपाय अगर रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार को कर दिया जाए तो चाहे जितनी बड़ी नजर होगी वो तत्काल उतर जाएगी और राहत मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सावधानी से जलाएं। आजकल
थोड़ा सा। क्या सावधानी? अरे चूल्हे पे खाना बनाते हो, चूल्हा जलता है तो कागज जलाने से कौन सी आग लग जाएगी? अरे घर में तो आजकल शहरों में गैस है। अरे तो गैस चूल्हा जलता है तो गैस नहीं आग फूकती है, और कागज जलेगा तो आग फूक जाएगी। अरे इतना थोड़ा सा कागज जलेगा, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और जहां तक सावधानी की बात है, सावधानी तो हर समय करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, जलाते वक्त थोड़ा सावधानी बरतें। ऐसा कुछ नहीं है, डराओ मत, जलाने में कुछ नहीं होता है। जलाएं, खूब आराम से जलाएं, और इस बात का ध्यान रखें कि तीनों लौंग जल जाए। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा ये उपाय नजर उतारने का पंडित जी ने बताया। उम्मीद करते हैं कि आपने नोट भी कर लिया होगा, और आगे से आप इसी तरीके से घर में किसी भी बच्चे सदस्य को नजर लगी है तो आप यही उपाय अपनाएं, इसी तरीके से नजर उतारें। कन्या राशि की बात करते हैं, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, केतु आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, न अभी छोड़ने वाला है। तो व्यय भाव में चंद्रदेव जो बैठ गए हैं, थोड़ा खर्च पर संतुलन बनाइएगा, नहीं तो जेब पर आपके डाका पड़ जाएगा। रुकावट तो आएगी, विवाद भी संभव है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे तो सबका समाधान मिल जाएगा। और हाँ, जीवन साथी के साथ कठोरता मत दिखाइएगा, वरना फिर जिंदगी का मजा नहीं आएगा। पाचन कमजोर रहेगा, सोच समझकर भोजन करिए, कोई भी काम सोच समझकर शुरू करिए। अपने घर का जो ब्रह्म स्थान है वहां खूब साफ सफाई रखिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको पुराने मकान में गृह प्रवेश करना है तो आपको किस महीने में गृह प्रवेश करना चाहिए, किस तिथि, किस नक्षत्र और किस वार में करना चाहिए, और कब गृह प्रवेश करने से बचना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, जैसा कि शुरुआत में ही आपने बोला कि कई प्रकार के गृह प्रवेश, अब ये पुराना मकान है जिसमें गृह प्रवेश करना है। देखिए, पुराने मकान का रेनोवेशन कराया हो और आप कई दिनों से उसमें नहीं रह रहे हैं, तो उसका गृह प्रवेश करने का मुहूर्त नए मकान के गृह प्रवेश से अलग होता है। पुराने मकान में गृह प्रवेश करने का शुभ मास है कार्तिक, मार्गशीर्ष, सावन, माघ, फागुन, बैसाख, जेठ। अब इसमें सावन जुड़ गया, चातुर्मास का सावन जो है इसमें जुड़ गया, तो इस पर हैरान मत होइएगा क्यों सावन जुड़ गया। पिछले एक पुराना घर है ना, तो सावन जुड़ गया। पुराना मकान में गृह प्रवेश करना है तो अमावस्या, पूर्णिमा, भद्रा, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी तिथि को छोड़कर किसी भी तिथि में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। पुराने मकान में गृह प्रवेश करना है तो रविवार, मंगलवार का दिन छोड़कर किसी और दिन का चुनाव कर सकते हैं। पुराने मकान में गृह प्रवेश करने का शुभ नक्षत्र मृगशिरा, पुष्य। अब देखिए इसमें पुष्य जुड़ गया, नए गृह प्रवेश में पुष्य नहीं जुड़ा था। चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद और धनिष्ठा, सद्भिषा और रेवती ये जुड़ गया। सपूर्व, द्वांधव और जीर्ण गृह प्रवेश में विशेष दिनों पर दक्षिणायन में भी किए जा सकते हैं। दक्षिणायन क्या होता है? जब मिथुन राशि से लेकर के और धनु राशि तक सूर्य रहता है तो इसको दक्षिणायन कहते हैं, और जब मकर राशि से और मिथुन राशि तक सूर्य रहता है तो इसको उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन, सूर्य का उत्तर गोल में रहना, दक्षिण गोल में रहना, उत्तरायण दक्षिणायन है। अपूर्व गृह प्रवेश आश्विन मास में विजयदशमी के दिन भी किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब तुला राशि की जल्दी से बात करते हैं, आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानते हैं। देखिए, तुला राशि पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, धन लाभ का योग बना हुआ है, लेकिन खर्च से बचने की कोशिश करिए। काम अटक सकता है, समय बर्बाद होगा। अपनों की बातों को दिल से न लगाएं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। आशावादी दृष्टिकोण रखना होगा। अनंत मूल की जड़ अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और गृह प्रवेश से पहले और नए घर में प्रवेश करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये अब पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, ऐसा है, जब घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए तभी उसमें प्रवेश करना उचित होता है, एक भी काम न बाकी रह जाए। अगर गृह प्रवेश हो गया अधूरा और घर अधूरा है और गृह प्रवेश आपने कर लिया तो आप विश्वास करिए एक एक काम करने में आपको अरण्य मंथन करना पड़ेगा। तो मंदिरों के साथ भी ऐसा ही है क्या? जो मंदिर
अधूरे इनॉग्रेशन हो जाता है। नहीं, मंदिरों के साथ तो ऐसी बात नहीं है। मंदिरों के साथ ऐसा है कि मंदिर का बहुत व्यापक विस्तार होता है। अगर गर्भगृह बन करके तैयार हो गया है और गर्भगृह में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है फिर भविष्य में, और उसके बाद और कुछ चीजें बनना है, तो उसका कोई दोष नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अगर गर्भगृह नहीं तैयार हुआ है और गर्भगृह बनना है, तब तो मतलब कि उसमें प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। गृह प्रवेश से पहले सभी खिड़की, दरवाजे और छत का काम पूरा हो जाना चाहिए। इससे घर में रहने वाले लोगों के जीवन में शांति आती है। जिस दिन गृह प्रवेश की पूजा हो उस रात परिवार को उसी घर में रहना चाहिए। गृह प्रवेश की पूजा से पहले एक दिन पहले, मतलब जैसे कल गृह प्रवेश होना है तो आज पहले घर में 5 ब्राह्मणों को बुला करके वास्तु शांति करवा लेनी चाहिए। नवचंडी का पाठ करवा लेना चाहिए। घर में रुद्राभिषेक करवा लेना चाहिए। और जिस दिन गृह प्रवेश का मुहूर्त होगा उस दिन आप गृह प्रवेश जब करेंगे तो द्वार देहली का पूजन करके सीधे आप पूजा स्थान में बैठेंगे और गृह प्रवेश की पूजा होगी। गृह प्रवेश की पूजा के बाद हवन होगा। हवन के बाद सारी पूजा समाप्त हो जाएगी। कन्याओं को, गाय को खीर खिलाएं, पूरी खिलाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अपने भाई बांधवों को भोजन कराएं, और उसी रात से, उसी दिन से आपको उस घर में रहना होगा। वो घर छोड़कर आपको अब नहीं जाना है। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। गृह प्रवेश के 40 दिन तक घर खाली नहीं छोड़कर जाना चाहिए। भले ही एक सदस्य उस घर में रहे, लेकिन रहना चाहिए। नए घर में प्रवेश करते समय व्यक्ति को अपना सीधा पैर, जो श्वास आपका चलता हो, दाहिना चल रहा है तो दाहिना पैर, बायां चल रहा है तो बायां पैर प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश हमेशा परिवार के साथ ही करें। अकेले गृह प्रवेश करना उचित नहीं माना जाता है। और गृह प्रवेश में अगर आगे 10 साल से नीचे की कोई कन्या है और उसके हाथ में एक पानी का कलश दे करके, तांबे के लोटे में पानी भर करके उसके ऊपर एक नारियल रख करके अगर कन्या पहले पहले प्रवेश करे, आहा हा, आनंद आ गया। जिंदगी भर उस घर को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ेंगी। 10 साल के नीचे की कन्या को सजा संवार कर और उससे गृह प्रवेश में आगे आगे उसको चलाइए, सब अमंगल दूर हो जाएगा, सारे मुहूर्त दोष नष्ट हो जाएंगे और सब प्रकार का दोष समाप्त हो जाएगा और आप आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे। तो सुनिश्चित करिए नए मकान की रसोई में कुछ भोजन जरूर बनना चाहिए। भोजन में सबसे पहले खीर बननी चाहिए और उसके बाद में प्रसाद में जैसे पंजीरी हो गई है, चरणामृत हो गया, ये सब चीजें बननी चाहिए। जब पति और पत्नी दोनों शारीरिक रूप से स्वस्थ हों तभी गृह प्रवेश करना चाहिए। पत्नी का अगर रजोधर्म हुआ है तो गृह प्रवेश भूल कर भी नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश के समय के बाद में शराब, सिगरेट, नशीली चीजों के सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आपका आज का पूरा दिन, ये जानते हैं। देखिए, निवेश से हानि के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को नया काम शुरू हो सकता है। नई नौकरी का योग बन रहा है। अपनों से दिल की बात न छिपाएं। सेहत का साथ मिलेगा। संभल कर गाड़ी चलाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं। धनु राशि से छठे भाव में भले ही 4 ग्रहों की स्थिति है, लेकिन धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो आपके व्ययस मंगल की स्थिति है वो ये कह रही है कि अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज तो आपको मिल सकता है। हर मामले में आपको दखल नहीं देना चाहिए। किसी अपने आदमी से ही आपको धोखा मिल सकता है। खान पान पर नियंत्रण रखिए। इच्छा शक्ति की कमी न होने दें। गाय की सेवा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है मकर राशि की। जानते हैं कि आज आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा। मकर राशि का स्वामी शनि द्वितीय धन के स्थान में, राहु तृतीय पराक्रम के स्थान में, मंगल सुख के स्थान में
और सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र आपके संतान भाव में। तो कहने का मतलब यह है कोई बड़ा सपना आपका सच हो सकता है, कोई बड़ा इवेंट आपके जीवन में हो सकता है, सबका सहयोग प्राप्त होगा और आपके सारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। पारिवारिक कलेश आपको लक्ष्य से भटका सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आज आप अपने को इनर्जेटिक, ऊर्जावान महसूस करेंगे। अति उत्साहित लेकिन न हो। किसी भूखे व्यक्ति को पूरी, काला चना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है कुंभ राशि की। जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि बृहस्पति को देखकर एक अनुमान मेरा है कि आमदनी तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन अपने खर्चे मत बढ़ा लीजिएगा। प्रयासों की आपके सराहना होगी, तरक्की मिलेगी, रिश्तेदारों से मदद मिलेगी, मानसिक और शारीरिक रूप से आप ठीक रहेंगे। विवादित मुद्दों पर बात न करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, मंदिर में जाके दर्शन करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। हम मीन राशि की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त कालचक्र दर्शक अमृतसर से आशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जी आशा जी बोलिए। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। मीन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका दिन, भाग्य कितना साथ देगा, जानते हैं। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध इस समय आपके तृतीय भाव में है, बृहस्पति के साथ है, इसलिए कुछ आप जो है रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। उपलब्धियों से भरा दिन रहेगा। बाहर वालों को घर में दखल ना देने दें। मन शांत रखें और सेहत का साथ मिलेगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। भगवान विष्णु की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। मोदी नगर से कॉलर सुंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। सुंदर जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। गुरु जी, मैंने भी मकान अभी खरीदा था नवरात्रों में जी। ये बना बनाया था, पुराना थोड़ा सा काम कराया था, लेकिन क्या है ये 8 को नवरात्र की 8 को मंगलवार पड़ गया। मैंने आपको देखकर देखा परेशानी तो घर में चल रही है, क्या उपाय होगा इसका? अब देखिए, ऐसा है कि अगर परेशानी चल रही है तो एक दिन कोई मतलब कि दिन अच्छा सा सोच करके किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछ करके वास्तु शांति करवा लीजिए। वास्तु शांति अगर आप करवा करके एक बार हवन करवा दीजिए तो जो भी परेशानी चल रही है उससे आपको निजात मिल जाएगी। चलिए, दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछिए। पहले अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं। जी, मैं रेखा पांडे बोल रही हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो सर मेरा लड़का है, उसका पैर गड़बड़ हो गया है। कमलाकर पांडे उसका नाम है। तो क्या हो गया है? हाँ, कमलाकर पांडे। कितने साल का है? वो कंप्लीट कर चुका है, बीएड भी कंप्लीट कर चुका, सुपर टेस्ट पास कर लिया है। क्या है, पैरों में तकलीफ है? और उसके पैर में भी तकलीफ है। देखिए, कमलाकर को तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर पैर की तकलीफ ठीक करना चाहते हैं तो इनके 6ठे भाव का स्वामी मंगल है। ऐसे में अगर ये हनुमान चालीसा का 10 बार रोज पाठ करना शुरू कर दें तो थोड़ी सी दवाई भी इनके पैर के लिए फायदेमंद हो सकती है और ये मतलब कि अच्छे हो सकते हैं। आगे चलकर इनका भविष्य भी अच्छा हो सकता है, बशर्ते ये रोज नहाने के बाद 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर 100 दिनों तक ये उपाय कर लें तो इनकी सारी परेशानी दूर हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप भी पानी का उपयोग जरूरत से ज्यादा करते हैं या आप पानी की बर्बादी करते हैं? तो जानिए पानी की बर्बादी आपको कौन कौन से दुख देगी, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आज के टाइम में पानी की उपयोगिता सही ढंग से करना बहुत जरूरी है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी का बड़ा महत्व है। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये ध्रुव सत्य है।
बिना जल के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आपके घर में अगर पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है, आपके घर में अगर पानी बर्बाद किया जाता है, आपके घर में नहाने के लिए ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है, आपके घर की पानी की टंकी से अनावश्यक पानी बहता रहता है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पानी का संबंध चंद्रमा से है और पंच तत्वों में जल एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल से सिर्फ जीवन ही नहीं चलता, बल्कि व्यक्ति की भावनाएं, उसकी क्षमताएं और पोषण भी जल पर निर्भर करता है। जल का चंद्रमा से गहरा संबंध है। जल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को सोखने की शक्ति रखता है। जल का संरक्षण करने से चंद्रमा और मन दोनों मजबूत होते हैं। जल की बर्बादी करने से तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी की भी समस्या होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गृह प्रवेश से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं कि वो आपने जानकारी नोट कर ली होगी और जब आप गृह प्रवेश करें तो उन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।